So, okay, very good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. So, okay, let's start our today's lecture. देखिए लास्ट में जैसे हमने कहा था ये आपको कि जो एससीक्यू है और एमसीक्यू थे उसको सॉल्व करना था, ठीक है। सो अगर इसमें कुछ अगर डाउट्स है अगर है तो आप पूछ सकते हो। ओके, है कोई डाउट? हेलो, सर सर एमसीक्यू बताओ ना सर, एम फर्स्ट वाला। ठीक है। सो देखो यहाँ इसमें जैसे ये 28 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया क्या? 28 सॉल्व हुआ आपसे, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑब्वियसली आपसे सॉल्व नहीं होंगे, फर्स्ट टाइम है। सो लेकिन इसका ये भी मीनिंग नहीं होता कि आप अगर हुआ है तो अच्छी बात है। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। वो पहले वो बता देता हूँ मैं, 28 देन उसके आगे एमसीक्यू, ठीक है। 4 माइनस आई, ठीक है। तो ये रियल पार्ट हमें फाइंड आउट करना है इसका 4 माइनस आई, ठीक है। सो कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 एंड देन 4 माइनस आई। ओके, देन और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सो देखिए 4 और इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, e माइनस आई लॉग 4, ऐसे लिख सकते हैं। यस, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि देखिए एक मैं आपको कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी बता देता हूँ। जैसे एक होता है लॉग ए बी, इसके इक्वल लॉग ए प्लस लॉग बी के इक्वल होता है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल। एक होता है लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी के इक्वल, इसको कहते हैं कोशंट रूल, ठीक है। ऐसे ही होता है पावर रूल, लॉग ए रेस टू द पावर बी, तो इसको लिख सकते हैं बी लॉग ए, इसको कहते हैं पावर रूल। ओके, ऐसे ही होता है ए रेस टू द पावर लॉग बी टू द बेस ए। ये यहाँ पे देखिए, है ना, ए की पावर में लिखा हुआ है ए रेस टू द पावर लॉग बी टू द बेस ए। अगर ये बेस, लॉग का बेस और इस पूरी टर्म का बेस अगर सेम है तो ये कैंसिल हो जाता है, सिर्फ बी बच जाता है। तो एक ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो देखिए हमने क्या किया, 4 माइनस आई को ऐसे लिखा, माइनस आई लॉग 4। ओके, लिख सकते थे क्या? ये क्वेश्चन है तो यस लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर रूल से सीधे पावर में चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा लॉग 4 माइनस आई। ओके, अब यहाँ पे कुछ बेस में नहीं लिखा है, दैट मीन्स ये नेचुरल लॉग है। सो फिर ये प्रॉपर्टी देखिए आप, है ना, पूरी टर्म का बेस और लॉग का बेस अगर सेम हो जाए तो सिर्फ ये टर्म बच जाती है 4 तो ये किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा। सो हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यस। अब देखिए क्या करना है, जैसे -i क्या होता है, तो ये होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। सो इसको फिर हम लिख सकते हैं जैसे 4 एज इट इज़, इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ लॉग 4 माइनस आई साइन ऑफ लॉग 4, ठीक है। यस,
अब मुझे रियल पार्ट देखना है, तो रियल पार्ट क्या होगा, ये 4⁴ और ये, ठीक है। तो रियल पार्ट बनेगा 4⁴ कॉस ऑफ log 4, ठीक है। 4⁴ कितना होता है, 64 होता है, ओके। 64 होता है या कुछ और होता है, नहीं 64 नहीं होगा, 256, क्योंकि 4⁴ इज नथिंग बट 16 इंटू 16, ओके। तो 256 कॉस ऑफ log 4 ऐसे होगा। 4⁴ 64 होता है, सो 256 कॉस ऑफ log 4, ये इसका आंसर है। आप देख सकते हो ये ऑप्शन ए में है, ठीक है। सो ऐसे ही अभी गेट में पूछा था 2004 में। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें एमसीक्यू में क्या कहा है, आई रेज टू द पावर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, है ना। ऐसे पावर आई क्या जो है इनफाइनाइट टाइम्स है, किसके इक्वल है, अल्फा प्लस आई बीटा के इक्वल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ओके। तो आपको क्या करना है, देखिए पहले हमने क्या किया, आई रेज टू द पावर, ये इन्फिनिटी है ना, ऐसे पावर इनफाइनाइट टाइम्स है, ऐसे किसके इक्वल कहा है, अल्फा प्लस आई बीटा के इक्वल, ओके। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग ले लेंगे, ठीक है। जैसे हम लॉग लेंगे तो ये लॉग आई रेज टू द पावर अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, देन इधर लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये टर्म्स आई की पावर में है, ओके। तो हम यहाँ पे पावर रूल यूज़ कर सकते हैं, ये ऐसे बन जाएगा आई रेज टू द पावर इन्फिनिटी एंड देन लॉग आई, और इस साइड में ये है लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है। अब देखिए ये जो दिख रहा है ये क्या है, आई पावर अप टू इन्फाइनाइट टाइम्स, तो ये कुछ और नहीं है, अल्फ़ा प्लस आई बीटा ही है, ओके। तो इसके प्लेस पे अल्फ़ा प्लस आई बीटा लिख सकते हैं, ओके, यस। एंड देन लॉग आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब हमें ये पता है कि लॉग एक्स प्लस आई वाई किसके इक्वल होता है, तो ये होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस आई वाई, है ना। जैसे हमने देखा था लॉग जेड, तो होता है लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस आई टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। सो यहाँ भी ये जेड के प्लेस एक्स प्लस आई वाई पुट कर दिया, आई टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स प्लस आई वाई, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, यस। सो अगर मुझे लॉग आई फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड आई प्लस आई टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ आई। लॉग मॉड आई क्या होता है, 1 होता है, तो लॉग 1 0 हो जाएगा, ओके। तो ये 0 बन गया, देन प्लस आई, ऐसे आर्ग्यूमेंट ऑफ आई क्या होता है, तो आप देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेयर में आई कहाँ पे है, सो आई यहाँ होता है, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, π/2 होगा, ओके। आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज π/2, तो लॉग ऑफ आई किसके इक्वल होता है, आई π/2 के इक्वल होता है, ओके। सो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, देखना इधर ऐसे अल्फ़ा प्लस आई बीटा देन आई π/2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम ये करते हैं कि इसका भी लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इसका लॉग क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, है ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर रूट में रहेगा, देखिए कैसे, ये यहाँ से लॉग एक्स प्लस आई वाई किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पे होगा लॉग मॉड अल्फ़ा प्लस आई बीटा प्लस आई टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ओके, यस। लेफ्ट में क्या है, अल्फ़ा प्लस आई बीटा है एंड देन आई π/2 ऐसे। सो
अगर हम ये देखें कि आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट, ओके, देखना है, मैं इसको इस साइड लिख रहा हूँ। सो ऐसे करते हैं कि ये आई पाई बाय 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आई पाई बाय 2 अल्फ़ा, और आई पाई बाय 2 आई बीटा से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करना है, आई पाई बाय 2 हमने अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया और आई पाई बाय 2 को आई बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, माइनस बीटा पाई बाय 2 ऐसे इज इक्वल टू, अब लॉग ऑफ मॉड अल्फ़ा प्लस आई बीटा क्या होता है, तो लॉग तो एज इट इज़ रहेगा, और मॉड अल्फ़ा प्लस आई बीटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई टाइम्स। अब आर्गुमेंट क्या होता है, तो आर्गुमेंट हम ऐसे निकालते हैं, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है, यस। अब देखिए हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे, ओके, यस। सो ट्राई करते, देखिए यहाँ पे ये है रियल पार्ट और इस साइड में रियल पार्ट ये है, सो माइनस पाई बाय 2 बीटा इज इक्वल टू लॉग, ओके, लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब पावर रूल से 1/2 यहाँ आ जाएगा, एंड देन लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस साइड में भी क्या है, माइनस पाई बीटा इंटू 1/2, ओके, 1/2 से 1/2 हमने कैंसिल कर लिया, ओके, देन लॉग, देखिए लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस पाई बीटा के इक्वल है, ओके। अब यहाँ से लॉग को अगर रिमूव करें तो कैसे रिमूव करते हैं, एक्सपोनेंशियल लेने से, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस पाई बीटा, देखिए ये है, एक आ गया है, ये आपको ऑप्शन सेकंड में दिखेगा, ओके, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जैसे इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट है टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फ़ा, और लेफ्ट साइड में इमेजिनरी पार्ट है पाई अल्फ़ा अपॉन 2, ओके। सो मैं आपको इधर बताऊँ, इधर ही बता देता हूँ, ठीक है, या फिर नेक्स्ट पेज पे देखो, राइट में जो इमेजिनरी पार्ट है वो है टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फ़ा, ओके, यस, और लेफ्ट में इमेजिनरी पार्ट है अल्फ़ा पाई बाय 2, सो इट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा पाई बाय 2, ओके। अब ऐसे करते हैं कि टेन इनवर्स को राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, तो बीटा अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा पाई बाय 2 ऐसे, ठीक है। सो आपको ये ऑप्शन फोर्थ में है ना, फोर्थ ऑप्शन में दिखेगा, तो इसलिए इसका सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, समझा है कि आपको ये, यस सर। ओके, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिए, अगर इसमें डाउट है तो पूछिए फिर, ठीक है, ये सिर्फ फोर्थ वाला नहीं करना है अभी, क्योंकि ये CR इक्वेशन पे बेस्ड है, हम आज वही देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये जो दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन में जैसे कहा क्या, ओमेगा इज़ अ प्रिमिटिव nth रूट्स ऑफ यूनिट, तो ओमेगा को आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ले लेना, एन को मीन्स एन को हम 3 ले रहे हैं, ठीक है। फिर 1 प्लस ओमेगा रेस्ट टू द पावर के प्लस ओमेगा रेस्ट टू द पावर 2 के आ जाएगा, के कोई भी नेचुरल नंबर है, तो फिर ये कह रहा है कि जो एन, इसकी वैल्यू जो होगी एन के इक्वल होगी इफ़ के इज़ मल्टीपल ऑफ एन, 0 if k is a multiple of n if k is not multiple of n, 0 if k is not multiple of n, ऐसे कहा है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, देखिए अभी 1 प्लस ओमेगा रेस्ट टू द पावर के प्लस ओमेगा रेस्ट टू द पावर 2k प्लस अप टू एंड सो ऑन ओमेगा रेस्ट टू द पावर n-1k, ओके, वेयर ओमेगा बी ए प्रिमिटिव
ये प्रिमिटिव nth रूट्स क्या होता है, तो ये हम मॉडर्न अलजेब्रा में और डिटेल में देखेंगे. सो ओमेगा इज प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी वेयर k इज ए नेचुरल नंबर. ओके, फर्स्ट ऑप्शन है. ठीक है, मैं डायरेक्ट अब देखिए सॉल्यूशन. देखिए क्या कहा है, 1 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर k प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2k प्लस एंड सो ऑन ओमेगा रेस टू पावर n-1k वेयर ओमेगा इज अ प्रिमिटिव nth रूट्स ऑफ यूनिटी. ओके, यस. सो जैसे हम अगर n को 3 ले ले, n को 3 ले ले, सो ये जो ओमेगा होगा फिर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बन जाएगा. ठीक है, जैसे ओमेगा -1 प्लस आई रूट 3/2 ऐसे. ठीक है, सो ओमेगा बन गया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. एन के क्या है यहाँ पे, के है नेचुरल नंबर. ठीक है, और एन हमने 3 लिया है, तो जैसे आप एन के लिए 3 यहाँ पुट करोगे तो 3 - 1 क्या बनेगा, 2 बन जाएगा. तो 2k मीन्स हमें इसको 2k पे स्टॉप कर लेना है. मीन्स 1 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर k प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 2k, है ना. तो हमने देखिए इतने एक्सप्रेशन को, है ना, जिसमें n टर्म्स थी उसको अब 3 टर्म्स में ही सिंप्लीफाई कर लिया है ना, अपनी तरफ से n को 3 लेके, क्योंकि हमें 3 के बारे में हम जानते हैं. ओके, नाउ इसमें अब क्या कहा है, फर्स्ट ऑप्शन में कहा है n, इसकी वैल्यू जो है n होगी. n बोले तो हमारे लिए 3 होगी. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ दिस इज 3 इफ k इज अ मल्टीपल ऑफ n. इफ k इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ये ऑप्शन बन जाएगा. इसकी वैल्यू 3 होगी इफ़ k इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. तो देखते हैं 3 होगी क्या, अगर k 3 का मल्टीपल हुआ तो. ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं. मल्टीपल ऑफ 3 बोले तो 3 ले सकते हैं k की वैल्यू को, या फिर 6 ले सकते हैं, या 9 ले सकते हैं. तो हम सिंप्लिसिटी के लिए k की वैल्यू 3 लेके देखते हैं. सो पुट k इज इक्वल टू 3, पुट k इज इक्वल टू 3. तो ये 1 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 3 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 6, 3 2 6 हो जाएगा. ओके, अब ओमेगा रेस टू पावर 3 क्या होता है, 1 होता है, और ओमेगा रेस टू पावर 6 भी 1 होता है. क्योंकि ओमेगा रेस टू पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा रेस टू पावर 3 देन पावर 2. ओमेगा रेस टू पावर 3 1 होता है, 1 पावर 2 1 आ जाएगा. तो ये 1 + 1 + 1 तो क्या आ गया, 3 आ गया. और यहाँ पे भी 3 का है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. ओके, अब सेकेंड ऑप्शन में कहा है 0 इफ़ k इज़ अ मल्टीपल ऑफ n. सेम, इफ़ k इज़ ए मल्टीपल ऑफ n, n 3 है यहाँ पे. तो कहता है कि अगर k मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी. नहीं, हमने देखा था इसकी वैल्यू 3 हो रही है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड. ये ऑप्शन इसको बिल्कुल अपोजिट था. थर्ड ऑप्शन, थर्ड में क्या कहा है, n बोले तो 3 इफ़ k इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, k इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ n 3 है. कहता है इसकी वैल्यू n के इक्वल होगी अगर k नॉट ए मल्टीपल ऑफ n है, n का मल्टीपल नहीं है तो मीन्स इसकी वैल्यू 3 होगी अगर k 3 का मल्टीपल नहीं है. तो हम अब ऐसा नंबर लेते हैं जो 3 का मल्टीपल नहीं है. तो पुट k इज़ इक्वल टू 2, k को 2 ले लेते हैं. ओके, चेक करते हैं फिर. सो 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2 प्लस ओमेगा रेस टू पावर 4 बन जाएगा ये. ठीक है, अब 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2 ये ओमेगा है. ठीक है, क्योंकि ओमेगा रेस टू पावर 4 को ओमेगा रेस टू पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं. ओमेगा रेस टू पावर 3 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा. ओमेगा रेस टू पावर 4 ओमेगा होता है. सो 1 प्लस, देखिए क्या आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, अब हमें ये आइडेंटिटी पता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है. तो यस, इसकी वैल्यू, अच्छा इसमें 3 कहा है, जबकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है ना. इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसने 3 कहा था, तो ऑप्शन डिस्कार्ड. फोर्थ में 0 कहा है. ओके, फोर्थ में क्या कहा है, इट इज इक्वल्स टू 0 इफ k इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3. अगर k 3 का मल्टीपल नहीं तो वैल्यू 0 होगी. हाँ, अगर k 3 का मल्टीपल नहीं है तो वैल्यू 0 हो रही है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. इसलिए फर्स्ट और ऐसे फोर्थ, ये दो ऑप्शन इसके करेक्ट ऑप्शन है.
तो इसको ऐसे करना था। ठीक है, समझा है क्या आपको? हेलो, Yes, sir. ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, जैसे इसमें ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें Z1 Z2 कोई नंबर लेके देखना। जैसे Z को आप x प्लस आई वाई लेना, Z1 को x1 प्लस आई वाई वन और Z2 को x2 प्लस आई वाई टू, उसको पुट करके सॉल्व करके देखना। देखते हैं कि क्या बनता है। ये लाइन सेगमेंट बनेगा, यूनिट सर्कल बनेगा, रियल एक्सिस होगी, तो ऐसे पुट करके उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन हम अभी ये सेकंड चैप्टर के बाद देखेंगे। अब देखिए, हमें देखना है इसमें एनालिटिक फंक्शन। ओके, एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट है जैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, है ना। मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में एक बार और बता देता हूँ आपको, देन हम, है ना, उसके बाद हम ये देखेंगे कि लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, है ना, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एनालिटिक। ओके, सो सबसे पहले हम फंक्शन देख लेते हैं। तो हमने जैसे देखा था 11th क्लास से ही कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल होता है ये और ये, इसको इंडिपेंडेंट और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, है ना। हम x इनपुट देते हैं और आउटपुट हमें y मिलता है। ओके, एंड ये x रियल नंबर होता है ना, रियल वेरिएबल होता है, और y भी रियल नंबर ही रहता है। ओके, यस। तो ये जो फंक्शन था ये एक्चुअल में फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल था, और जो आउटपुट मिलता था वो भी रियल नंबर था। तो हम इसको ऐसे कहते थे, इट इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल। रियल वैल्यूड मीन्स ऐसा फंक्शन जो आपको रियल नंबर आउटपुट देता है, उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। अब हमने ना अब दूसरे फंक्शंस देखने हैं, जैसे w इज़ ए फंक्शन ऑफ z। तो अब यहाँ पे ये z जो है और w, ये दोनों कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, मीन्स अभी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे जैसे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई, ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। क्योंकि जो जैसे आपने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर ये रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलके बनता है, जैसे रियल पार्ट और वाई इमेजिनरी पार्ट, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी रियल और इमेजिनरी पार्ट से बनता है। ये होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। जैसे यहाँ पे हम x को ऐसे लिखते थे, रियल पार्ट ऑफ z इज़ x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ y। तो सेम यहाँ भी रियल पार्ट ऑफ फंक्शन f इज़ u x कॉमा y और इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन f इज़ v x कॉमा y, ऐसे। तो एक रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब देखिए ये u जो है ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, x और y का। सो ये एक्चुअल में रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। u इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y। जैसे ये u ऐसे कुछ हो सकता है एक्स स्क्वेयर वाई, या फिर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर, ऐसे इस टाइप से। मीन्स u ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा x और y वेरिएबल का। ठीक है, ऐसे ही v भी, v ऑल्सो रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y। ठीक है, जैसे v कुछ ऐसे वी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, इस टाइप से। ठीक है, यस। अब देखिए जैसे हम रियल फंक्शन में डिस्कस करते थे कि हम इनपुट रियल एक्सिस से लेते थे और आउटपुट हमें वाई एक्सिस पे मिलते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब एक प्लेन से हम इनपुट लेंगे और अदर प्लेन में हमें आउटपुट मिलेगा, इमेजेस मिलेगी। सो जैसे ये एक्स वाई, इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं, या फिर इसको जेड प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि जेड यहीं से हम इनपुट देंगे।
और इसको यूवी प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूवी प्लेन। ओके, या फिर डब्ल्यू प्लेन कहते हैं इसको। ओके, यस। सो सेम यहाँ से हम इनपुट लिया करेंगे और आउटपुट हमें अनदर प्लेन यहाँ पे मिलेगा ऐसे। ठीक है, अगर ये z है तो इसकी इमेज f ऑफ z यहाँ होगी इस टाइप से। तो ये था कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। ठीक है, ऐसा कहा जाता है और एक बिल्कुल करेक्ट भी है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन के जो ग्राफ है वो पॉसिबल नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि ये 4 डायमेंशनल में ग्राफ होगा, तो वो उसको देख पाना इम्पॉसिबल ही होता है, क्योंकि 2 डायमेंशनल से इनपुट हम दे रहे हैं और 2 डायमेंशनल में आउटपुट हमें मिल रहे हैं। तो ऐसे साइमल्टेनियसली 2 to 4 डायमेंशनल हो जाता है, तो ग्राफ बनाना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन हम इमेजेस देख सकते हैं कि अगर ये रीजन, ऐसा एक रीजन हमने लिया है तो इसकी इमेज कहाँ पे होंगी, कैसी होगी, है ना। वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने बीएससी में देखा था, है ना। सर्कल मैप्स टू सर्कल, सर्कल मैप्स टू लाइन, ऐसे इस टाइप से देखा था। ओके, तो हम किसी रीजन की इमेजेस देख सकते हैं। ओके, अब हम सीधे चलते हैं लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, क्या देखना है हमें? लिमिट देखनी है सबसे पहले, तो लिमिट, सीमा, है ना। सो सर, जैसे हम सीधे डेफिनेशन पे आते हैं। ओके, लेट, जैसे कोई एक फंक्शन है सर, एस पे डिफाइंड है। ओके, एस इज अ सबसेट ऑफ सी। एस सेट पे फंक्शन डिफाइंड है। ओके, एंड इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। एफ बी ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ओके, and suppose f is defined in a deleted neighborhood of z naught. Deleted neighborhood of z naught. ठीक है, z naught इज सपोज एस सेट का पॉइंट है और f ये z डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z naught पे डिफाइंड है। यानी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z naught मीन्स z naught को छोड़ के z naught के अराउंड जो पॉइंट्स होंगे उन सब पे फंक्शन डिफाइंड है। ओके, z पे भी डिफाइंड हो सकता है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट z कि z पे डिफाइंड है नहीं है, लेकिन z के नेबरहुड में डिफाइंड होना चाहिए फंक्शन। ओके, यस। देन वी से f हैज़ लिमिट l एज z अप्रोचेस टू z नॉट। हम कहेंगे कि f की लिमिट l है अगर z नॉट को अप्रोच कर रहा है तो। सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं सर हम? है ना, सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू l। वी से लिमिट ऑफ फंक्शन f इज l एज z अप्रोचेस टू z नॉट। इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, लेकिन कब कहेंगे हम? सो इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव there exists a delta positive such that distance of fz minus l is less than epsilon whenever distance of z from z naught is less than delta. ओके, सो कोई भी एप्सिलॉन आप लीजिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा मिलना चाहिए कि अगर z का z नॉट से डिस्टेंस डेल्टा से लेस है तो fz का l से डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। अगर सभी एप्सिलॉन के लिए आपको ऐसा डेल्टा मिल रहा है कि ये कंडीशन होल्ड हो रही है, देन वी से लिमिट ऑफ फंक्शन f इज l एज z अप्रोचेस टू z नॉट। है ना, इसको आप ग्राफिकली ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये z नॉट है। ओके, और इधर में ये l है। ओके, आपने कोई एप्सिलॉन लिया, ये एप्सिलॉन डिस्टेंस सपोज, और एप्सिलॉन रेडियस की l के अराउंड एक डिस्क बना ली, है ना। सो ये डिस्टेंस आपका एप्सिलॉन है। इस एप्सिलॉन के लिए आपको इसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए? डेल्टा मिलना चाहिए। ठीक है, फिर डेल्टा से एक डिस्क बना ली,
कि अगर z का डिस्टेंस z0 से, है ना, z का डिस्टेंस अगर z0 से डेल्टा से लेस है तो fz, जैसे इसकी जो इमेज होगी, तो ये fz का डिस्टेंस l से एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। अगर z का डिस्टेंस z0 से डेल्टा से लेस है तो fz का डिस्टेंस l से एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। अगर ऐसे सभी एप्सिलॉन के लिए डेल्टा आपको मिल रहा है, देन वी से लिमिट ऑफ फंक्शन एट z0 एग्जिस्ट एंड विच इज l। और उसको हम सर ऐसे लिखते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू z0 fz इज इक्वल टू l। ठीक है सर, ऐसे लिखते हैं। ओके, ये था एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे देखिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ लिमिट z अप्रोचेस टू z0 f ऑफ z इज इक्वल टू l। अगर f फंक्शन की z0 पे लिमिट l है, देन लिमिट z अप्रोचेस टू z0 मॉड f z इज इक्वल टू मॉड l। सो मॉड एफ जेड की z0 पे लिमिट मॉड l हो जाती है। समझ रहे हो क्या? अगर f की z0 पे लिमिट l है, सो मॉड f की z0 पे लिमिट मॉड l होती है। जैसे आपको कोई कह रहा है सर कि लिमिट z अप्रोचेस टू z0 एफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए लिमिट z अप्रोचेस टू z0 मॉड एफ जेड कितनी होगी। आपको जस्ट क्या करना है, इसका मॉड, है ना, इसका मॉड करना है। तो 1 प्लस आई का मॉड ये √2 होता है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, z0 पे √2 बन जाएगी। ठीक है, लेकिन सर, है ना, दुनिया पूछती है सर, फिर ऐसे, है ना सर, दुनिया पूछती है कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा। मीन्स ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है सर, लेकिन क्या ये इसको भी इम्प्लाई करेगा। मीन्स अगर लिमिट z अप्रोचेस z0 मॉड f ये मॉड l के इक्वल है, तो क्या लिमिट z अप्रोचेस z0 f ऑफ z ये l के इक्वल होगी। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना। हम यहाँ पे रियल में भी देखेंगे इसको। जैसे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ सर, एफ जेड इज इक्वल टू, है ना, 1 लिया और इस साइड में -1 लिया हमने। ये 1 किसके लिए, सपोज मॉड जेड लेस देन 1 के लिए 1 है, और मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए -1 है। ठीक है, मीन्स अगर आप इसको देखोगे तो जैसे ये जो बॉन्ड है ना, इन शेडेड में कर रहा हूँ ओपन यूनिट डिस्क, इसके सभी पॉइंट के लिए इमेज रहेगी 1, और इसके बाहर बाउंड्री और बाउंड्री से बाहर, ये बाउंड्री और बाउंड्री से बाहर ये जो नंबर्स है इनके लिए इमेज होंगी सर -1। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। जैसे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम, उस पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे सर हमने कोई बाउंड्री का पॉइंट लिया, ये पॉइंट सपोज यहाँ पे 1 पे लिमिट चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, लिमिट z अप्रोचेस टू 1। ठीक है, तो देखिए सर क्या होगा कि अगर मैं इनसाइड इस साइड से अप्रोच करता हूँ, है ना, जैसे यहाँ पे भी कंसेप्ट होता है, मैं आपको बता दूँ। हम रियल फंक्शन में क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन होती है और ये पॉइंट होता है सपोज x0, और आप जब इस पर लिमिट चेक कर रहे होते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू x0, हम कहते हैं कि x को राइट साइड से अप्रोच करवाइए। ठीक है, और देखिए कि फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है। तो उस केस में ये जो लिमिट होती है इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। फिर ऐसा ही x को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करवाते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, राइट साइड से तो यहाँ प्लस लिख लेते हैं, और ऐसे लेफ़्ट साइड से अगर x x0 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ माइनस लिखते हैं, ये f ऑफ x। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। फिर देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है कि अगर है तो फिर हम कहते हैं कि x0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो लिमिट किसी भी एक नंबर, क्योंकि इक्वल ही है तो इनके इक्वल आ जाती है। ठीक है, लिमिट इनके इक्वल बन जाती है। ऐसा ही कॉम्प्लेक्स में भी कंसेप्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये रियल लाइन पे तो हमको जैसे x0 तक पहुँचने के 2 ही रास्ते थे, है ना, 2 ही वे थे। एक तो राइट साइड से अप्रोच कर सकते थे, एक लेफ़्ट साइड से। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब कोई भी पॉइंट प्लेन में होता है तो उसको अप्रोच करने के इनफाइनाइट रास्ते होते हैं, इनफाइनाइट पाथ होते हैं। जैसे ऐसे, है ना, ऐसे,
इस टाइप से अप्रोच कर सकते। लॉट्स ऑफ पाथ्स, ओके, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो हर पाथ से लिमिट्स इक्वल सेम मिलनी चाहिए, तब लिमिट एग्जिस्ट होती है। जैसे अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं, है ना, जैसे हमने एक पॉइंट लिया, सपोज ये पॉइंट, या यही लिया हमने 1, और इस फंक्शन के लिए हम चेक कर रहे हैं क्या 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके, सो 1 पे लिमिट, अगर मैं ऐसे, है ना, रियल एक्सिस पे लेफ़्ट साइड से अप्रोच करता हूँ, तो लेफ़्ट साइड के अगर मैं यहाँ पे हूँ, है ना, तो इसके लिए जो इमेज रहेगी कि वो इनसाइड, इस सर्कल का इनसाइड वाला पार्ट है, और इनसाइड के लिए इमेज 1 रहती है, तो इन सब के लिए इमेज 1 1 1 1 1 रहेंगी। मीन्स जब आप इस पाथ से, है ना, इस पाथ से लिमिट फाइंड आउट करोगे तो आपको लिमिट 1 मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इन सब की इमेज 1 1 1 नहीं है, क्योंकि इनसाइड सर्कल पार्ट है। और जब आप इस आउटसाइड से अप्रोच करोगे, है ना, आउटसाइड से, तो आउटसाइड, क्योंकि ये आउटसाइड वाला पार्ट है, और आउटसाइड के लिए इमेज क्या होती है, -1 होती है, तो इसके लिए -1, इसके लिए -1 -1 -1, है ना, तो सब नंबर -1 बन रहे हैं, इसलिए इस वाले रास्ते से जो लिमिट मिलनी है वो -1 मिलेगी, और इस पाथ से लिमिट 1 होगी। तो आप देखिए डिफरेंट पाथ से लिमिट डिफरेंट मिल रही है, इसलिए लिमिट 1 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पे क्या, इस बाउंड्री के सभी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, यस, सो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन जब अगर इसका मॉड लोगे, है ना, इसका अगर मॉड लोगे, मीन्स मॉड एफ ऑफ जेड, तो 1 का मॉड 1 बन जाएगा, और -1 का भी मॉड 1 बन जाएगा, तो फंक्शन तो अब कांस्टेंट फंक्शन बन गया। ओके, और इसकी तो लिमिट हर जगह एग्जिस्ट करती है, कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। तो हम यही कह रहे थे कि अगर मॉड की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे ये एग्जाम्पल रहा इसका, ये उसका मॉड लिया तो 1 बन जाता है, 1 तो हर जगह एक्चुअल में 1 कांस्टेंट फंक्शन है, और इसकी लिमिट हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। तो मॉड एफ की तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सभी पॉइंट पे, लेकिन इसकी नहीं कर रही है एफ फंक्शन की। तो ये देखिए हमने एग्जाम्पल दिया कि कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। ओके, ऐसे। अब इसके आगे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2, कि अगर इफ लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ ऑफ z इज इक्वल टू एल, अगर f फंक्शन की z नॉट पे लिमिट l है, देन लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ जेड बार इज इक्वल टू एल बार। ठीक है, अगर f की z नॉट पे लिमिट l है, तो f बार की z नॉट पे लिमिट l बार होती है। ठीक है, बहुत ही जैसे इसी क्वेश्चन में अगर z नॉट पे f फंक्शन की लिमिट 1 + i है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ जेड बार, तो एफ जेड बार की लिमिट क्या हो जाएगी, यही इसका कॉन्जुगेट, तो 1 + 1 - i, 1 + i का कॉन्जुगेट 1 - i। ओके, तो इस टाइप से, ठीक है, तो इसकी लिमिट, अगर f की लिमिट z नॉट पे l है, तो f बार की लिमिट z नॉट पे l बार हो जाती है। इसका कन्वर्स भी ट्रू रहेगा, क्योंकि एक बार और इस पर आप कॉन्जुगेट ले लोगे तो यही आ जाएगा। ओके, यस। अब इसके बाद देखिए ये होता है कि जैसे हमने देखा था कि एफ ऑफ जेड जो होता है ये u + iv टाइप का होता है। ओके, और z नॉट हम सपोज ये ले रहे हैं z नॉट x नॉट + iy नॉट, और l को सपोज हमने कुछ ऐसे लिया a + ib। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ ऑफ z इज इक्वल टू l, दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि लिमिट x + iy अप्रोचेस टू x नॉट + iy नॉट, और हियर इट इज ux, y + I vx, y। ओके, दिस इज f ऑफ z इज इक्वल टू l, l इज a + ib। सो ये लिखा। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हो। तो ये कहा जाता है कि अगर f फंक्शन की z नॉट पे लिमिट l एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट l है, तो फिर इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की भी x नॉट, y नॉट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। तो x, y अप्रोचेस टू x नॉट, y नॉट। ओके, अब इसमें रियल पार्ट क्या है, u, y है, और रियल पार्ट की लिमिट क्या होती है, ये इसका रियल पार्ट मीन्स a। और ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट x, y अप्रोचेस टू x नॉट, y नॉट। ओके, एंड दिस इज v, x, y, और इसकी लिमिट क्या होंगी b, इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इस टाइप। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा। समझ रहा है क्या?
सो गए नहीं तो आप यस लोग? सर। झोपली नहीं ना? नहीं सर। ठीक है, दिख रहा है क्लियर? हाँ सर। यस सर। ठीक हाँ है, सर। ओके। अब इसके बाद हमें देखनी है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। सो जैसे ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड, वी से एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूस एट जेड नॉट। हम कहेंगे कि फंक्शन जेड नॉट पे कंटिन्यूस है। कब कहेंगे? तो इसकी कुछ कंडीशंस होती है। सबसे पहले जेड नॉट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट। सेकंड कंडीशन होती है कि जेड नॉट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, ओके। और थर्ड कंडीशन होती है कि लिमिट एफ ऑफ जेड नॉट के इक्वल हो। लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट। मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ये फंक्शन की जेड नॉट पे वैल्यू के इक्वल हो, तब कहते हैं कि फंक्शन जेड नॉट पे कंटिन्यूस है, ओके। यस। अब इसके बाद ये जैसे हमने इससे पहले जो रिजल्ट देखा था लिमिट के लिए, ऐसे ही कंटिन्यूटी के लिए भी रिजल्ट है कि अगर एफ ऑफ जेड ऐसे है यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई, और जेड नॉट है एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट, ठीक है। दिस इज अवर जेड नॉट, ओके। सो अगर ये एफ फंक्शन जेड नॉट पे कंटिन्यूस है, देन यू फंक्शन और वी फंक्शन भी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे कंटिन्यूस हो जाते हैं, है ना। यू फंक्शन और वी फंक्शन भी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे कंटिन्यूस बन जाते हैं। अगर एफ फंक्शन जेड नॉट पे कंटिन्यूस है तो रियल पार्ट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे कंटिन्यूस बन जाएगा और इमेजिनरी पार्ट भी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसके बाद हमें देखना है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, ठीक है सर, डिफरेंशिएशन, ओके। तो सेम कहानी है सर कि एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड और एक पॉइंट है जेड नॉट। वी से दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट। कब कहेंगे सर? इफ लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है देन वी से फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट। एफ जो जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो फिर इसको हम ऐसे एफ डैश ऑफ जेड लिखते हैं, ओके। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे दिस इज एफ डैश ऑफ जेड, लिमिट जेड अप्रोचेस जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, ओके। अब एक होता है जैसे हमने ये देखा था लिमिट एच, फर्स्ट प्रिंसिपल आपने देखा होगा, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच, है ना। अगर ये भी लिमिट एग्जिस्ट करती, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन 11th क्लास, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है देन वी से एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट जेड, ओके। इसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, एफ इज़ डिफरेंशिएबल हम कहेंगे सिंपली, ओके। तो इसका भी यूज़ आगे होता है। अब इसके बाद देखिए एक होता है सी आर इक्वेशंस, ठीक है। तो सी आर इक्वेशन क्या होती है? जैसे हमने देखा था एफ ऑफ जेड में ये यू ये रियल पार्ट है और वी इमेजिनरी पार्ट है, तो दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ओके। तो सी आर इक्वेशन क्या होती है? तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये होती है सी आर इक्वेशन। यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ओके। यस। अब देखिए कि ये आई जैसे, ठीक है, ये जो यू एक्स है दैट इज नथिंग बट अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये यू एक्स जो है ये कुछ और नहीं है, डेल यू अपॉन डेल एक्स है। और ये वी वाई क्या है? ये डेल वी अपॉन डेल वाई है, ठीक है। यू है ना, यू वाई क्या है?
तो डेल यू अपॉन डेल वाई है और वी एक्स क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स है ये, ठीक है। जैसे अगर u ये x और y वेरिएबल का फंक्शन है तो यू एक्स या फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे होता है फाइंड आउट। तो देखिए ये ऐसे होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो यू एक्स प्लस एच कोमा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई अपॉन एच, ऐसे होता है। ऐसे ही अगर आपको यू वाई फाइंड आउट करना है तो डेल यू अपॉन डेल वाई ये होता है लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो यू एक्स एज इट इज़, अब वाई प्लस एच आएगा माइनस यू एक्स कोमा वाई अपॉन एच, ऐसे होता है, ठीक है। यस, तो दिस इज़ यू एक्स एंड दिस इज़ यू वाई। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है, ये हम रियल में भी एक बार और देखेंगे और पार्शियल डिफरेंशिएशन में तो देखना ही पड़ता है। ओके, सो दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये देखिए सी आर इक्वेशन ये होती है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ठीक है। दिस इज नथिंग बट सी आर इक्वेशन। अब जैसे नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी हमें देखना है, ठीक है। सो ये कहा जाता है नेसेसरी कंडीशन में, कंडीशन कि अगर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स कोमा वाई प्लस आई वी एक्स कोमा वाई इज डिफरेंशिएबल, अगर ये डिफरेंशिएबल है देन, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू एंड वी एग्जिस्ट। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स देखिए ऐसे यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एग्जिस्ट करते हैं एंड सेटिस्फाइंग द सी आर इक्वेशन, सेटिस्फाइंग सी आर इक्वेशन, और इस सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं मीन्स यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ऐसे, ठीक है। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन मीन्स अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। ये था नेसेसरी कंडीशन। अब देखिए इसका कन्वर्स अगर हम ले तो वो कन्वर्स ज़्यादा यूज़फुल है। कन्वर्स क्या होगा कि या तो पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर एग्जिस्ट ना करे या फिर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे या फिर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई अगर नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, यस। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आप एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू अगर जेड बार लोगे, जेड बार